वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हुदा एकेडमी। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था। अगर आप लोगों को उसकी वीडियोस देखनी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इन लाइनक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसकी आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, बैच, प्रोसेस वाला, और उसके बाद उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसमें जिसके नीडेड है एडवांटेज और डिसएडवांटेज उसके मैंने कवर करे हैं। लाइक सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र के इतने ज़रूरी नहीं है तो मैंने वो कवर नहीं करे, ठीक है। बाकी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट को। उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाता है, मल्टी टास्किंग आ जाता है, एंड उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग आ जाता है, टाइम शेयरिंग आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास रियल टाइम आता है, मल्टी थ्रेडिंग आता है, एंड ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेड्यूलिंग का टॉपिक कवर करेंगे, न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, फिर आपके डेडलॉक वाला टॉपिक है, आपका मेमोरी वाला टॉपिक है, आपके लाइनक्स के अंदर उसका आर्किटेक्चर है, आपकी कमांड्स हैं, एंड हमारा वे एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर कमांड्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है कवर करने वाले हैं। सो आपको अगर ये सारी की सारी वीडियोस चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, कब तक चाहिए, जल्दी चाहिए, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। एंड आपको ये सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, उसके लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में हम जब भी यूज़ करते हैं तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें इंटरेक्शन करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हमें नज़र आ रहा है, सबसे पहले हमारे पास होता है हार्डवेयर, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर एप्लीकेशन आती है, फिर यूज़र्स आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन और यूज़र हमारा क्या होता है, डायग्राम में एक बार भी मेंशन हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो यूज़र के थ्रू इंटरेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो मेरा यूज़र है, जब वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, हार्डवेयर के अंदर आप लोग सीपीयू को सोच सकते हो, अपने इनपुट आउटपुट को सोच सकते हो, कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस सोचो आपकी वो हैं। सीपीयू को भी आप हार्डवेयर ही सोचो। एंड देन वो जो मेरा यूज़र चाहता है कि वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करे, इनपुट आउटपुट के साथ कम्युनिकेट करे, अगर वो करना चाहता है तो अगर बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर नहीं है तो उसको प्रॉपर फुल फ्लैश प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देनी है अपने हार्डवेयर को, ठीक है। तो अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो प्रॉपर प्रोग्राम्स लिखनी पड़ेंगी ताकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ तक पहुँच पाए। तो उसी का जो मीडिएटर है, जो हमारा इंटरफेस है, वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी एक लेयर है जो हमारे यूज़र और हमारे हार्डवेयर के बीच में है और उनकी कोऑर्डिनेशन, इंटरफेसेस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि जो यूजर है हमारा कंप्यूटर का उसका, एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको, उन दोनों के बीच में एज एन इंटरफेस काम करता है। The purpose of operating system is to provide the environment in which a user can execute program in a convenient and efficient manner। और जो इसका मेन पर्पस है, मतलब अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका पर्पस है क्या, उसका मकसद क्या है यूज़ करने का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मकसद है वो हमें क्या करता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हमने जितनी भी एग्जीक्यूट करनी है अपने प्रोग्राम्स को, अपने इंस्ट्रक्शंस को, उनको एक कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट्स लोड इनटू द मेमोरी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बूटिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके वाइवा वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा पहला ऐसा प्रोग्राम होता है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बूटिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं अपने सीपीयू को या फिर ऑन करते हैं अपने लैपटॉप को, जो बूटिंग का प्रोसेस होता है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ जब बूटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारी मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो ये भी एक तरीके का प्रोग्राम है जो हमारे मेन मेमोरी के अंदर लोड हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ control program that controls the execution of user program to prevent errors and improper usage of computer। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ना, अब ये सब आपको ऐसे स्टार्टिंग में लगेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का
छोटा मोटा काम है, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मोर ओवर सारी ही चीज़ों में, जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सारी चीज़ों में आपका काम होगा। भी हम फंक्शंस में देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोल करने का काम है एग्जीक्यूशन को, यूज़र के प्रोग्राम्स को, जो हमारे एरर्स हैं उनको प्रिवेंट करने का जो काम है, और जो भी हमारे कंप्यूटर है उसकी यूसेज जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से ना हो, वो सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू मेक इट यूजर फ्रेंडली। अब जब भी हम लोग किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एप्लीकेशन या वो ऐप जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, समझ आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें प्रॉपर प्रोग्राम्स लिखने पड़े अपने कोई भी डेटा को फेच करने के लिए, या फिर कोई भी जो हमें हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देनी है उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम लिखने पड़े, तो वो एक बार दो बार के लिए ठीक रहेगा, बट बार बार क्या होता है, हम लोग न्यू टास्क को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हर चीज़ के लिए प्रोग्राम लिखना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, मेमोरी को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने डिफिकल्ट हो जाएंगे। हर काम में, एग्जीक्यूशन में हमारा सीपीयू का काम होता है, तो हर काम के लिए जब भी हमें सीपीयू चाहिए उसके लिए प्रोग्राम लिखना वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें ईजीनेस प्रोवाइड करता है, हमारे लिए एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा काम है वो एफिशिएंटली होता है। ठीक है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है आपने मेंशन करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। तो जब आपका फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके एमएसटीज के लिए, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे सब्जेक्ट आईटी वगैरह के अंदर ये सब्जेक्ट आपको दिया होता है +2 के अंदर, तो वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोले होंगे, तो अगर आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको सारा ही पार्ट मेंशन करना पड़ेगा। तो आप हर एक पॉइंट का थोड़ा थोड़ा पार्ट जरूर मेंशन करना है आपने। ऐसा ना हो कि आपने मल्टी यूजर का तो सारा लिख दिया, मल्टी प्रोग्रामिंग का आपने मेंशन ही नहीं किया। तो आपको फंक्शंस भी मेंशन करने हैं और सारे टाइप्स भी मेंशन करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शंस क्या है कि रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है। दिस इन्वॉल्व मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज सीपीयू। सीपीयू भी एज अ रिसोर्स काम कर रहा है, तो सीपीयू को मैनेज करने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी को मैनेज करता है, स्टोरेज को मैनेज करता है, पेरिफेरल डिवाइसेज जो है, हमारे प्रिंटर्स हो गया, हमारा नेटवर्क अडेप्टर्स हो गए, हमारा कीबोर्ड हो गया, जो भी अटैच्ड है हमारे पेरिफेरल्स, उनको क्या करता है? ये रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। और जो रिसोर्स मैनेजमेंट होती है वो हमारी पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर ज्यादा काम आती है। ठीक है। सेकेंड आता है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट, किस तरह का प्रोसेस चलेगा हमारा, उसको भी मैनेज करता है। कैसी एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम्स की, प्रोसेसेस की, उसको मैनेज करता है। किस प्रोसेस का, किस टास्क का क्या शेड्यूल रहने वाला है, उसको मैनेज करता है। रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है, रिसोर्स एज अ रिसोर्स हमारा सीपीयू काम कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो कौन से टास्क को किस टाइम पर सीपीयू प्रोवाइड करना है, तो ये काम भी किसका होता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और जो भी हमारी एग्जीक्यूशन की फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये सारे का सारा जो पॉइंट्स है वो हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर आ जाता है। ठीक है। अब एक 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन सिंपल पूछ सकते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है, उसमें तो आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। ये नहीं भी किया तब भी चलेगा, बट अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको यही बताना पड़ेगा। फिर उसके अंदर अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स वगैरह एक्सप्लेन करो तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि फंक्शंस पूछे हैं तो आपको फंक्शंस में यही बताना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट। दिस इन्वॉल्व मैनेजिंग सिस्टम मेमोरी एफिशिएंटली बाय एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस टू प्रोसेसेस एंड इंश्योरिंग दैट दे डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर्स मेमोरी। अब जो मेमोरी है, हमारा जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर जब भी वो एग्जीक्यूट होगा या फिर उसको मेमोरी की जरूरत है, तो जब वो मेमोरी प्रोवाइड करेगा तो वो उतनी मेमोरी प्रोवाइड करेगा। एक प्रोसेस को मेमोरी प्रोवाइड करी, दूसरे प्रोसेस को मेमोरी प्रोवाइड करी, तो वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एक प्रोसेस को और मेमोरी चाहिए तो वो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को यूज नहीं कर सकता, उसकी जितनी मेमोरी है वो उतनी को ही यूज करेगा। तो ये वाला जो काम है इसको भी इंश्योर करने का काम मेरा कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। द ओएस प्रोवाइड्स अ फाइल सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज एंड स्टोर डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स। जो हमारी फाइल्स हैं वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होंगी। इट मैनेजेस फाइल्स डायरेक्टरीज एंड एक्सेस परमिशंस, और कौन सी फाइल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी फाइल्स को नहीं कर सकते हैं। तो जो परमिशंस वाला टॉपिक है ये हमने लाइनक्स में भी पढ़ना है। तो किस तरह की जो परमिशंस है यूजर को है या नहीं है, उसको ओपन करने की, रीड करने की, राइट करने की, मैनिपुलेट करने की डेटा को, तो वो भी कौन देखता है? हमारा ओएस देखता है। नेक्स्ट आता है डिवाइस मैनेजमेंट। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माइक एंड प्रिंटर्स एंड नेटवर्क अडेप्टर्स। तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं इनके साथ भी
मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है पेरिफेरल्स वाला टॉपिक, तो वो पेरिफेरल्स के साथ ही आ गई भी, ठीक है। यूजर इंटरफेस, अब यूजर के साथ इंटरफेस वाला काम भी किसका है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू विच यूजर इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जो है वो लिखी जा रहे कोडिंग एंड आगे से हमें आउटपुट नहीं मिली। तो हमें क्या करता है, एज एन इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसकी हमें आउटपुट भी मिलती है। एंड जो है दिस कैन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, GUI है, जिसके थ्रू हमारे पास आइकन्स है, एंड कमांड लाइन इंटरफेस भी है। दोनों कमांड लाइन इंटरफेस में हमारा कौन आता है? डॉस वगैरह आ जाता है, एंड यहाँ पर हमारे पास अदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में विंडोज वगैरह आ जाती है। तो यूजर इंटरफेस है दोनों तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि ये वाली डेफिनेशन एंड ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर है, एंड ये जो डायग्राम है बेसिक सा डायग्राम है, ये भी आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल बेसिक है कि अगर सिर्फ एक ही यूजर है और एक ही जो यूजर है एट अ पर्टिकुलर टाइम जो है अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप के अंदर जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सब काम जो है एक ही यूजर कर सकता है, ठीक है। और ओनली अ सिंगल प्रोग्राम एट ऑल टाइम, और जितना भी वो काम कर रहा है सिंगल यूजर हमारा दो तरीके से हो सकता है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। जैसे मैं हूँ एक सिंगल यूजर हूँ, मैं सिंगल यूजर हूँ बट अपना जो काम कर पा रही हूँ वो सिर्फ एक ही काम कर पा रही हूँ कि ये जो पीपीटी है मैं इसको भी पढ़ पा रही हूँ, या फिर जो है मैं इस पीपीटी को बना पा रही हूँ। तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग हुआ। लेकिन सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मैं ही एक यूजर हूँ बट मैं पीपीटी भी बना पा रही हूँ, मैं साथ सर्च भी कर पा रही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी कर पा रही हूँ। तो ये सब क्या है मेरे पास? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टी यूजर सिस्टम। अब सिंगल यूजर सिस्टम हो गया, नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर सिस्टम। अब मल्टी यूजर के अंदर मैं भी हूँ और कोई और यूजर भी है जो एक सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है, एंड इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम साइमल्टेनियसली। एक साथ में वो एक ही सिस्टम को क्या कर पा रहे हैं? एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस सिस्टम enables users to share hardware and software resources, collaborate on tasks and communicate with each other। तो इस टाइप के जो हमारे पास सिस्टम होते हैं, इसके अंदर हार्डवेयर को हम लोग शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, टास्क के साथ में, ठीक है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड इन एनवायरमेंट वेयर मल्टीपल यूजर नीड टू एक्सेस अ शेयर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज। अब वहीं पर इस चीज का यूज होगा जहां पे मल्टीपल यूजर्स को सेम चीज और सेम रिसोर्स पे काम करना है, ठीक है। तो वहां पर इसकी क्या है? एडवांटेज है, सच एज इन बिजनेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सर्वर्स, ठीक है। एक लैपटॉप है जिसके अंदर, या फिर एक कंप्यूटर है आपके कॉलेज के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपके इंस्टीट्यूट के अंदर, उसी के ऊपर जो है आपको काम करना है, उसके अंदर वो सारे डेटा एंड इन्फॉर्मेशन है, तो आपके मल्टी यूजर जो है वो उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास बैच प्रोसेस सिस्टम। अब ये जो है नाउ डेज ये इतना यूज नहीं होता, बट पुराने टाइम पे 1960s के टाइम पे ये वाला जो प्रोसेसर सिस्टम है आपका, ये यूज किया जाता था। एंड अभी भी जो ये क्वेश्चन है ये अलग से भी पूछ लिया जाता है एंड इम्पॉर्टेंट है ये, तो आपको इसको भी मेंशन करना है क्योंकि आपकी सिलेबस में भी है। तो आपको पहले इसको डायग्राम देखो आप इसका। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट यूजर्स है और डिफरेंट यूजर्स के डिफरेंट काम हो सकते हैं। यहाँ पर यूजर का जॉब है, इस यूजर का ये जॉब है, इस यूजर का ये जॉब है, इस यूजर का ये जॉब है, एंड ये सारे के सारे जो काम है ये सारे के सारे हमने ऑपरेटर को दे दिए। एंड ये जो ऑपरेटर है ये सारा का सारा जो काम है वो सारे जॉब्स को लेकर बैच प्रोसेसेस को देगा, एंड जो बैच है फिर उसके बाद उसको आगे फर्दर काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा बैच है, बैच के वर्ड से क्लियर है, बैच का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर इसके अंदर काम होता है। तो एक यूजर आकर अपना काम करा सकता था, लेकिन यहाँ पर पहले क्या हुआ, एक एक यूजर आए और उन्होंने ग्रुप में दिया इसको काम, एंड देन आगे जाकर जो काम है वो प्रोसीड हो रहा है। A batch processing system is a type of computer system where tasks are collected into batches and processed together as a group। तो यहाँ पर जो टास्क है उनको कलेक्ट किया जाता है। एक काम आ गया लेकिन अभी वेट कर रहे हैं कि दूसरा काम आएगा, उसको कलेक्ट करेंगे बैचेस के अंदर, उसे और आगे प्रोसीड किया जाता है, दिया जाता है एज अ ग्रुप, ठीक है, ताकि ग्रुप के अंदर काम हो। इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग टेक्स इमीडिएटली अपॉन देयर अराइवल द सिस्टम एक्यूमुलेट्स अ सेट ऑफ टास्क ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड देन एग्जीक्यूट देम ऑल एट वंस। तो जैसे ही हमने काम दिया, तो ऐसा नहीं है उनको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाएगा, उनको वेट करना पड़ेगा। और वो वेट किसके लिए करेंगे कि और भी जो काम है जो होना चाहते हैं वैसे ही सिमिलर काम जो है उसके लिए वेट किया जाएगा, एंड फिर वो सारे के सारे जो काम है कलेक्टिवली एक टाइम पर जो है एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है।
सबसे पहले कलेक्शन ऑफ टास्क वाला काम है। इसके अंदर वही सारी फाइल्स के साइजेस को, इंटरवल्स को, एनालाइज स्पेसिफिक जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स को, सारा का सारा जो काम है उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर बैच एग्जीक्यूशन होती है। वंस अ बैच इज फॉर्म, जैसे ही बैच बन गया किसी का भी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, दूसरा स्टूडेंट आया, तीसरा आया, तो मैंने बोला कि अभी रुक जाओ जब तक मेरे पास 10 स्टूडेंट नहीं होते। जैसे ही 10 स्टूडेंट होंगे मेरा क्या बन जाएगा, एक बैच बन जाएगा 9th क्लास का, और मैं उनको पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, एक बच्चे को पढ़ाऊंगी, फिर दूसरा बच्चा आ गया, फिर उसको दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, फिर तीसरा बच्चा आएगा, उसको दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा टाइम वेट करूँ, जैसे ही मेरा ग्रुप कंप्लीट होगा, मेरा बैच कंप्लीट होगा, देन मैं जो है अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बैच की एग्जीक्यूशन होना। इट इज सबमिटेड टू द बैच प्रोसेसर सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे ही बैच बनता है वैसे ही आप बैच प्रोसेसर को दे देते हो ताकि वो एग्जीक्यूट हो आगे। द सिस्टम प्रोसेसेस ईच टास्क इन द बैच सिक्वेंशियली विदाउट यूजर इंटरवेंशन। तो यूजर की कोई इंटरवेंशन नहीं होती इसके अंदर। फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे के अंदर बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आप बाकी सारे 9 बच्चों को पढ़ा दो, नहीं। तो यहाँ पर जो है यूजर की इंटरवेंशन नहीं रहती, सिक्वेंशियली सबका काम स्टार्ट हो जाता है। रिसोर्स एलोकेशन होती है इसके अंदर। द सिस्टम एलोकेट रिसोर्सेज सच एज सीपीयू, टाइम, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी रिसोर्सेज की बात होती है तो आपको सीपीयू आपके दिमाग में आना चाहिए, इनपुट आउटपुट आने चाहिए डिवाइसेस, मेमोरी और आपका टाइम आना चाहिए। ठीक है, टू ईच टास्क इन द बैच प्रोसेस इज नीडेड। जितना भी उसको टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करना हो, चाहे वो हमारी मेमोरी हो, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भी रिसोर्स एलोकेशन इसके अंदर होती है। फिर आता है आउटपुट जनरेशन। अब इसकी जो आउटपुट होती है वो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि आपने एक बैच बनाया, आपने दिया एंड एट द सडन ऑफ टाइम आपको उसका जो आउटपुट है वो मिल जाएगा एट द सेम टाइम, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको क्या है, 1 हफ्ता वेट करना पड़ सकता है, 2 दिन भी वेट करना पड़ सकता है। तो बैच प्रोसेस के अंदर आपको जो आउटपुट मिलती है उसमें डिले होता है। ठीक है, आफ्टर ऑल टास्क इन द बैच आर प्रोसेस द सिस्टम जनरेट्स आउटपुट सच एज रिपोर्ट्स। और जो इसकी आउटपुट आती है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स आती है, फाइल्स आती है, डेटा अपडेट्स की फॉर्म में आती है, सच एज स्पेसिफाइड बाय द बैच जॉब्स, जो भी स्पेसिफाई किया है बैच जॉब्स ने। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आर कॉमनली यूज इन सिनेरियोज वेयर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा नीड टू बी प्रोसेस। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत होती है प्रोसेस करने की एक टाइम पे, वहाँ पर जो बैच प्रोसेसेस हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, कॉमनली कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो चाहिए एक साथ में हमें प्रोसेस करना है, वॉल्यूम जो डेटा की है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए 2 हमने यहाँ पे एग्जांपल दिए। जनरेटिंग पेरोल रिपोर्ट्स। पेरोल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, जैसे हमें आवर्स के बेस पे जो है अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, पे करना है, और उनके जितना भी उन्होंने ओवर टाइम लगाया है उसके बेस पे करना है, जितना भी उन्होंने हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहे हैं वो लोग, उसके लिए हमें पे करना है, या फिर उनके बोनसेस हैं उसके लिए पे करना है। तो वो जो एट दी एंड हमें लास्ट जैसे ईयर का लास्ट होता है, एनुअल पे हमें क्या मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा पे किया जाता है, तो वो पे रोल के अंदर आ जाएगा। पे रोल रिपोर्ट बनाई जाती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो उसने कितना बेनिफिट करके दिया, हमारे कितना रोल रहा उसका, कितना ओवर टाइम किया, कितना उसके लिए बोनस है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक अमाउंट में एक रिपोर्ट के अंदर आपको बनाई जाती है, वो एट द एंड आपको दी जाती है। तो ये एक एग्जांपल है जो बैच प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग कस्टमर ट्रांजैक्शन इन बैंकिंग सिस्टम। तो जब भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो एक के बाद एक नहीं होती, वो आपकी बहुत सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ शो करते हैं। तो वैसी चीज़ें हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ जाते हैं, क्योंकि एक बार जो एक क्वेश्चन है वो फुल फ्लैश क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको पता है कि बैच में काम होता है, बाकी क्या चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग इन एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और रिपीटिव टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। अब जैसे हमने बोला यूजर की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता यूजर। तो जब यूजर की इंटरवेंशन नहीं होती तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है काम, कि जैसा उसने अपना काम करना है वो हमेशा वैसे ही काम करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद जब एक जैसा काम होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ का जो डेटा है, लार्ज वॉल्यूम का जो डेटा है वो क्या है, एक ही बारे में आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो आपकी एफिशिएंसी को प्रोवाइड करेगा। रिसोर्स यूटिलाइजेशन
अब जो आपकी मेमोरी है या मैक्सिमाइज थ्रूपुट करेगा। अब थ्रूपुट क्या होती है कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन हो जाती है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। इट रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेड टास्क। अब अगर एक काम हमें सेम करना था, फॉर एग्जांपल 9th क्लास के एक बच्चे को पढ़ाना था, उसको पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, फिर सेकंड बच्चा आया उसको भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड आया, तो इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं टास्क। तो वो वाला जो काम है वो नहीं होता इसके अंदर, इसीलिए जो है वो कॉस्ट हमारी जो है इफेक्टिव रहती है, ठीक है। मैन लेबर जो है वो बच जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज के अंदर प्रोसेसिंग डिले। अब एक काम है फॉर एग्जांपल जो हाई प्रायोरिटी का है, बट उसको भी वेट करना पड़ेगा जब तक मेरे पास और प्रोसेसेस नहीं आते, बिकॉज जो काम है वो हमेशा बैच में ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर डिले होता है काम। लिमिटेड इंटरेक्टिविटी। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोसेस के लिए या फिर किसी एक बैच प्रोसेस के लिए मुझे कुछ अलग काम कराना है, तो वो इंटरवेंशन आपके पास नहीं है, वो इंटरेक्शन आपके पास नहीं है कि आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन आपकी जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है इसके अंदर। एरर हैंडलिंग। अगर आपके पास वो कोई भी बैच के अंदर जो भी आपने एग्जीक्यूट कराया है उसके अंदर कुछ भी एरर आता है, कुछ भी गलती आपको दिख रही है, तो वो जो गलती है, वो जो चैलेंज आपने उसके अंदर देखा है, जो आपने एरर उसके अंदर देखा है, उसको बाद में रिजॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चेक करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस के अंदर, हर एक बैच प्रोसेस के अंदर कि गलती जो है वो किसकी वजह से हुई है, ठीक है। तो ये जो एरर हैंडलिंग है इसके अंदर ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, तो हमारा बैच प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद ये किस तरीके से काम करता है डायग्राम के थ्रू मेंशन करना है, फिर उसके बाद इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देनी है और इसकी दोनों एग्जाम्पल भी देनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन दैट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन ऑन अ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। अब जो मेरे प्रोग्राम है वो सारे के सारे जो है, मेरा जो सीपीयू है वो एट अ टाइम रन करता है साइमल्टेनियसली। इसका मतलब तो ये है, लेकिन जो सीपीयू है वो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को, एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाता है, ठीक है। बट यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि जैसे जो मेरे प्रोग्राम्स है वो 1 बाय 1 लगे हुए हैं, ठीक है। सीपीयू जो है वो एक को ही एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सब शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्ट वाले को फॉर एग्जांपल वो एग्जीक्यूट कर रहा है, बट बीच में जो है उसको इनपुट आउटपुट से कुछ काम पड़ गया, उसको कोई फाइल रीड करनी पड़ गई, या फिर उसको कोई और जो बीच में हमारा प्रोसेस है, जो हमारा प्रोग्राम है, उसको काम पड़ गया, तो वो क्या करेगा, उसको बोलेगा अपनी फाइल जो है आप रीड करके आओ, इनपुट आउटपुट करो। वो वेट नहीं करेगा उसके लिए, वो क्या करेगा, सेकंड वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सीपीयू एक ही है हमारे पास। जब तक मेरा अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के टाइम पे अगर उसको कोई भी बीच में काम नहीं पड़ा, तो वो पूरा का पूरा एक प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड वाले पे स्विच करेगा, देन थर्ड वाले पे स्विच करेगा, ठीक है। बट अगर उसको बीच में काम पड़ रहा है तो वो वेट नहीं करेगा उसके लिए कि आप काम करके वापस आओगे तब तक मैं सेम यहीं पर बैठा हूँ, नहीं। सीपीयू बोलेगा ठीक है आप काम करके आओ, तब तक मैं दूसरे वाले का काम कर देता हूँ। तो वो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो सीपीयू जो है मेरा हमेशा बिजी रहता है, क्योंकि उसके पास आगे आगे वाला जो काम है, आगे आगे वाले जो प्रोग्राम्स है उसको एग्जीक्यूट करने हैं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग for one program to finish before starting another, the operating system manages the execution of multiple programs concurrently। वही जो सेम चीज मैंने आपको बताई है, वही सेम चीज लिखी है यहाँ पर कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो वेट नहीं करेगा, दूसरे वाले प्रोग्राम को वो कंकरेंटली क्या है, एग्जीक्यूट करेगा। शेयरिंग द सीपीयू एंड अदर रिसोर्सेज अमंग दैम। ओके, जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसमें आप किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। अब जो प्रोग्राम्स है वो सारे के सारे आपकी पहले कहाँ जाएंगे, मेमोरी के अंदर जाएंगे, एंड मेमोरी के अंदर जाने के बाद एक एक करके जो है इंडिपेंडेंटली वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट सीपीयू टाइम टू ईच प्रोग्राम। हर एक प्रोग्राम को जो है आपको एक सीपीयू मिलेगा कब उसको एग्जीक्यूट करना है। स्विचिंग बिटवीन देम रैपिडली टू गिव द अपीयरेंस ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। मतलब वो फटाफट जो है वो स्विचिंग करता है, फटाफट जो है वो स्विच करने के टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि वो सेम टाइम पे सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट वो क्या कर रहा होता है, फटाफट जो हमारी स्विचिंग है वो परफॉर्म हो रही होती है। तो इसी तरीके से जो हमारी फटाफट हमारी स्विचिंग परफॉर्म होती है, तो उस टाइम पे हमें लगता है जो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन चल रही है, ठीक है। बट असल में जो है सीपीयू जो है, ये बात अपने दिमाग में रखनी है, अगर हमारे पास एक सीपीयू है तो एट ए टाइम हमारे एक ही प्रोग्राम को, एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। बहुत सारे प्रोसेस को, बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स को एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, उनके बीच में जो स्विचिंग चल रही होती है,
ठीक है। दिस अप्रोच मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन एंड ओवरऑल सिस्टम थ्रूपुट बाय कीपिंग द CPU बिजी विद यूजुअल वर्क एट ऑल टाइम्स। अब उसको वेट करने की जरूरत नहीं है कि कब वो आएगा, कब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी हैं आपके पास। अगर वो काम करने के लिए गया है, फर्स्ट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट करने के लिए गया है, तो आप सेकेंड वाले को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मेरा जो CPU है वो बिजी रहता है, ठीक है। एडवांटेज, अब इसके एडवांटेज क्या होता है? कीप बिजी, जो मैंने अभी आपको बताया सेम चीज़ है। गेट मोर डन, अब हमारा जो काम है वो एक टाइम पे बहुत सारा काम हो सकता है। क्विक रिस्पॉन्स, अब अगर एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग काम कर रहे हैं और अगर वो जा रहा है इनपुट आउटपुट के लिए, तो हम दूसरे वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर तीसरे वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर चौथे वाले को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसे 1 बाय 1 हम एक एक को रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर जो है फर्स्ट वाले को कोई काम ही नहीं पड़ा, तो पहले पूरे का पूरा काम जो है उसका होगा कंप्लीट, देन हम सेकेंड वाले को रिस्पॉन्स देंगे, देन थर्ड वाले को रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। और जो इसके डिसएडवांटेज हैं, गेट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, यहाँ पर मेंशन करना रह गया, आप लोग समझ जाना, ये 3 जो है इसकी डिसएडवांटेज है। गेट कॉम्प्लिकेटेड, रनिंग मैनी प्रोग्राम एट वंस मेक्स थिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन लीड टू एरर्स। अब जब CPU को है एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना है, तो उस टाइम पे कई बार जो है आपके लिए जो काम है उसके अंदर एरर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं एंड आपको जो काम है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। फाइट्स ओवर रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, लाइक मेमोरी हो गई, हमारा CPU का टाइम हो गया, तो उसकी वजह से जो है हर एक प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि हमें एग्जीक्यूट करो, तो उसके लिए स्लो डाउन हो जाता है हमारा सिस्टम, ठीक है। गेट स्टक सम टाइम, और बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने अलग अलग टैब्स खोले हुए हैं, अलग अलग आप लोगों के काम हो रहे हैं, अलग अलग आप प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करें, तो उस टाइम पे कई बार आपका जो सिस्टम है वो स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो उस तरीके की जो चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलती हैं और आपको वेट करना पड़ता है कई बार लंबे टाइम तक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार जो है आपसे इनकी डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, तो उसके अंदर भी आपने वही चीज़ें मेंशन करनी है जो डेफिनेशन के अंदर है, ठीक है। Multitasking operating system is one that allows multiple tasks और programs to run concurrently on a computer, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टास्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे डिफरेंट जो टास्क हैं वो मल्टीपल टास्क को और अपने मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंकरेंटली कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, गिविंग द अपीयरेंस ऑफ साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। इसमें भी हमें जो तरीका है वो ऐसा लिखता है, विजुअलाइज कराता है हमें कि जो हमारी एग्जीक्यूशन चल रही है वो साइमल्टेनियस चल रही है, एक साथ में चल रही है, सिक्वेंशली चल रही है, बट इसके अंदर भी जो टास्क है, मल्टीपल टास्क जो है वो रन होते हैं किस तरीके से, स्विचिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हमारी स्विचिंग है वो हो रही होती है, बट वहाँ पर मल्टीपल प्रोग्राम में क्या होता है, जो स्विचिंग होती है वो तब होती है जब हमारे प्रोग्राम को क्या हो, इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ रही हो, ठीक है। लेकिन टास्क के अंदर ऑलरेडी आपका जो है टाइम शेयरिंग वाला काम होता है कि 2 सेकंड के लिए या फिर 4 सेकंड के लिए आपका एक टास्क जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर अब वो स्विच कर रहा है दूसरे टास्क पर, फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर वो स्विच कर रहा है तीसरे टास्क पर, फिर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर वापस से फर्स्ट वाला टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से जो आपकी स्विचिंग है वो चलती रहती है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस पता लग गया। उसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर तब स्विचिंग होती है जब उसको खुद को जरूरत पड़ रही है प्रोग्राम को कोई भी काम करने के बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है स्विचिंग करनी ही पड़ेगी CPU को, ठीक है। It enables user to work on different tasks or run different multiple programs simultaneously without interface. Okay. की एडवांटेज क्या है मल्टीटास्किंग के, टास्क स्विचिंग होती है इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेम चीज़। तो इसमें बहुत रैपिडली हम लोग जल्दी जो है अपने स्विच करते हैं डिफरेंट टास्क के बीच में, और जो हमारा CPU है वो पहले फर्स्ट टास्क के पास था, सेकंड के पास होगा, फिर थर्ड के पास होगा, फिर वापस से घूम के फर्स्ट के पास आएगा, फिर सेकंड के पास, फिर थर्ड के पास, और ऐसा ही करता रहेगा वो जब तक जो है मेरे टास्क हैं कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये हमारी हेल्प करता है, जो भी CPU है या मेमोरी है, पेरिफेरल्स हैं, वो 1 बाय क्या करते हैं, स्विच करते हैं वो भी। नेक्स्ट हमारे पास के एडवांटेज आते हैं प्रोडक्टिव बूस्ट, यूजर कैन वर्क ऑन मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियस इंक्रीजिंगली प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल मुझे वर्ड को भी यूज़ करना है, वेब ब्राउजर को भी यूज़ करना है, ईमेल को भी यूज़ करना है, और आज के टाइम पे हम लोग एक साथ में बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने वेब ब्राउजर खोला हुआ है, यहाँ पे मैं PPT बना रही हूँ, यहाँ पर मैं कोई वीडियो सुन रही हूँ, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर रही हूँ। तो इस तरीके के जो मल्टीपल टास्क हैं वो सेम टाइम पे चल रहे हैं, तभी जो हमारा काम है वो प्रोडक्टिव दिखता है और प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है काम करने की। वरना अगर मैं सिर्फ एक टाइम पर एक टास्क को परफॉर्म कर पाती तो मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता कंप्लीट होने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक प्रोसेस ये हो रहा है, एक प्रोसेस ये हो रहा है, एक प्रोसेस ये हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टास्क है, ये सेकंड टास्क है, थर्ड टास्क है, एंड वो सारा के सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है और वो किसको दे रहा है, सीपीयू को, कि किस टाइम पे कौन सा वाले टास्क को उसने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ हो गया, कौन से रिसोर्स को कब यूज़ करना है, आइडल टाइम इसके अंदर हमारा जो है मिनिमाइज्ड हो गया, एंड इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, और जो यूज़र का एक्सपीरियंस है स्विच करने का बिटवीन, यूज़र कैन स्विच बिटवीन टास्क सीमलेसली, एनहांसिंग यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यूज़र के एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो इम्प्रूव कर देता है चीज़ों को। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रिसोर्स कंपटीशन। अब जब आपके हर एक टास्क के लिए उसको रिसोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल वर्ड भी जो है आपके लिए क्या मांग रहा है, मेमोरी मांग रहा है, या फिर सीपीयू का टाइम मांग रहा है, सेकंड वाला भी जो है सीपीयू का टाइम मांग रहा है, रिसोर्स मांग रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है जो मेरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, और आप देखोगे कभी कभी आपका जो टास्क है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही होती है। तो उसका भी एक रीज़न होता है रिसोर्स कॉम्पिटिशन, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, तो ये खत्म हो गया। अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके रिलेटेड है, तभी मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर जो है आपके डिफरेंस पूछे जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग आपको क्लियर है, मल्टी टास्किंग आपको क्लियर है, एंड मल्टी प्रोसेसिंग आ जाएगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होंगे। अब एक टॉपिक आएगा हमारा मल्टी थ्रेडिंग, तो उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए प्रोग्राम, प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हमारे फुल फ्लेज हमारे पास डेटा और फाइल के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई चीज़ होती है जो एग्जीक्यूट होनी है, और जब वो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हमारी पैसिव एंटिटी होती है, ठीक है। तो और जो मेरा प्रोसेस होता है वो मेरा इंस्टांस होता है प्रोग्राम का, यानी कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप पे अगर हम किसी की बात करें तो वो मेरा प्रोग्राम है, देन उससे जो सेकंड स्टेप पे हम बात करेंगे वो मेरा प्रोसेस है, और उसके भी अंदर जो हम लोग थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो वो मेरा थ्रेड होता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम होगा, वो फाइल और इंस्ट्रक्शन होंगी जिसको एग्जीक्यूट होना है, और जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे जाएंगे तो वो मेरा प्रोसेस बन जाएगा, एंड प्रोसेस क्या होता है, मेरी एक्टिव एंटिटी होती है। अब जब प्रोसेस है वो भी एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम लगाता है, तो वो अपने काम को डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में डिवाइड कर देता है। जो थ्रेड्स होते हैं वो हमारे प्रोसेस की स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो अपना अपना काम करके इंडिपेंडेंटली प्रोसेस को हैंड ओवर करते हैं, एंड जो प्रोसेस होता है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद प्रोग्राम को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसी तरीके से जो है हमारी प्रोग्रामिंग, टास्किंग एंड प्रोसेसिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद थ्रेडिंग भी आएगा, ठीक है। अब जो प्रोसेस, प्रोग्राम और थ्रेड वाला टॉपिक है वो आपका जो आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग है उससे पहले आपकी एक पीपीटी के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में आप वो अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफली पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस और सीपीयू कोर्स विद इन a computer system to execute tasks concurrently. Here are the एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सिंपल टर्म्स। जो प्रोसेसिंग है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये डिज़ाइन की गई है ताकि हम मल्टीपल प्रोसेस को और सीपीयू कोर्स को डिफरेंट टास्क के लिए एक साथ यूज़ कर सकें, उन्हें रन कर पाएँ, उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो ये उसका एडवांटेज उठाता है। जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एडवांटेज क्या आ जाते हैं, इन्हांस परफॉर्मेंस। अगर हमारे डिफरेंट टास्क जो हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे एक टाइम पे, तो उनकी जो स्पीड है ओवरऑल प्रोसेसिंग की वो बढ़ जाती है। इनहैंस परफॉर्मेंस, इम्प्रूव स्केलेबिलिटी। As more processors are added, the system can handle increased workloads without sacrificing performance, ठीक है। तो जो मल्टी प्रोसेसिंग है इसके अंदर अगर मेरे पास डिफरेंट प्रोसेसेस भी आ जाएं, अगर मेरे पास बहुत सारे प्रोसेस एक साथ भी आ जाएं, तब भी जो है ये परफॉर्मेंस के साथ सेक्रीफाइस नहीं करता, ये अपने काम को इजीली हैंडल करता है, ठीक है। तो बेटर रिलायबिलिटी। इफ वन प्रोसेसर फेल्स द सिस्टम कैन कंटिन्यू टू फंक्शन यूजिंग द रिमेनिंग प्रोसेसर, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ हार्डवेयर फेलियर। तो ये ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर फेलियर की अगर हार्डवेयर फेलियर पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। और अगर एक प्रोसेसर जो है मेरा वो फेल हो गया है काम करने के अंदर, तो दूसरा जो फंक्शन है प्रोसेसर का उसको एग्जीक्यूट करना ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेस के ज़्यादा एडवांटेज हैं एज कम्पेरेटिव टू प्रोग्रामिंग और हमारा टास्किंग, ठीक है।
नेक्स्ट वन इज अ डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें भी बढ़ जाती है, जब आपके एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसको हैंडल करना। और बहुत बार जो होता है, जब कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें हम हैंडल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एरर आ जाती हैं, ठीक है। और किस तरीके के एल्गोरिदम वगैरह यूज़ करती हैं, वो चीज़ें हैं इसके अंदर। फिर सिंक्रोनाइजेशन इशूज़ आते हैं। अगर एक टाइम पे आप जो है बहुत सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इंश्योर करेंगे जो आपका डेटा है, कंसिस्टेंसी उनके बीच में बनी हुई है नहीं बनी हुई है, तो वो जो कंसिस्टेंसी है वो कई बार खराब हो जाती है और ओवरहेड बढ़ जाता है। पोटेंशियल इश्यूज लाइक रेस कंडीशन ऑफ डेडलॉक बन सकता है इसके अंदर। डेडलॉक भी जो है हमारा टॉपिक है यूनिट 2 के अंदर, उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेडलॉक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं और हमारा जो एक काम है वो सीपीयू को या किसी भी रिसोर्स को अगर लेके बैठा हुआ है तो वो इन्फिनाइटली जो है बाकी रिसोर्सेज को या बाकी जो हमारे डिमांड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वो क्या करेगा, उनको वेट करा के रखेगा, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट सच एज मल्टीपल सीपीयू एंड स्पेशलाइज्ड इंटरकनेक्शन मैकेनिज्म इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। इंक्रीज कॉस्ट बढ़ जाती है इसके अंदर जब आप बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा एडिशनली। एंड सीपीयू की जो स्पेशलाइजेशन है, इंटरकनेक्शन है, मैकेनिज्म है, वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी जो है हमारी कॉस्ट है इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मुझे लगता है कि सबसे आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका जो कंसेप्ट है वो बाकी के अंदर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आप इसको मल्टीटास्किंग के साथ आप इसको रिलेट करके याद रखें। टाइम शेयरिंग के अंदर क्या होता है, इसके नाम से क्लियर है कि ये सीपीयू का जो टाइम है वो सारे टास्क के साथ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, या फिर बहुत सारे टास्क है वो सबको जो है सीपीयू का टाइम देगा, ठीक है। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन टू सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। बहुत सारे प्रोग्राम्स को एट अ टाइम में है साइमल्टेनियसली ये रन कराता है। किस तरीके से, टाइम शेयरिंग सिस्टम हैज मैनी यूजर टर्मिनल दैट कनेक्ट टू सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। एक कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट कर देता है बहुत सारे यूजर के टर्मिनल्स को, ठीक है। इट यूजेज मल्टी प्रोग्रामिंग विद स्पेशल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टू अचीव दिस, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग की एक स्पेशल जो एल्गोरिदम है उसका यूज करता है ये। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम बोल सकते हो आप उसको। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। तो उस एल्गोरिदम का यूज करके उसके अंदर क्या होता है, टाइम स्लाइस, टाइम स्लॉट और क्वांटम आप बोल सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 मिनट है आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे पास 10 टॉपिक हैं तो मैं सारे टॉपिक्स को 2-2 मिनट के लिए डिवाइड कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, उसका टाइम स्लाइस बना दिया, टाइम क्वांटम बोल सकते हो, टाइम स्लॉट बोल सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब हम किसी काम के लिए आपके पास एक पीरियड ऑफ टाइम है उसको आप डिवाइड करते हो कि कौन से टास्क को कितना टाइम मिलेगा, उसको आप बोलते हो टाइम स्लाइस, टाइम स्लॉट और क्वांटम, ठीक है। या आपसे डिफरेंट भी पूछ सकते हैं व्हाट इज क्वांटम, ठीक है, तो आपने मेंशन करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, 3 स्टेट्स होती है मेरी। रनिंग यानी कि एग्जीक्यूशन हो रही है, रेडी मतलब अभी आप वेट कर रहे हो कि कब मुझे जो है हमारा रनिंग के लिए, हमारा रनिंग के अंदर क्या होता है एग्जीक्यूशन के लिए मुझे कब सीपीयू मिलेगा, तो आप वेट कर रहे हो, रेडी हो बट आप काम करने के लिए। फिर होता है ब्लॉक स्टेट कि आप कभी भी वेट कर रहे हो अपने इनपुट आउटपुट के लिए, आप कुछ रीड कर रहे हो फाइल्स को, तो वो आपकी कौन सी होती है, ब्लॉक स्टेट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, तो इसके अंदर जो है मेरा सीपीयू का जो आइडल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। क्विक रिस्पॉन्स टाइम, और आपको हर किसी एक टास्क को रिस्पॉन्स मिलता है। तो उसका एक डायग्राम भी आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक टास्क है, यहाँ पर आपका दूसरा टास्क है, यहाँ पे तीसरा टास्क है, यहाँ पे 4 टास्क है। तो फर्स्ट टास्क है वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर वो स्विच कर जाएगा सेकंड टास्क पर, वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर वो स्विच कर जाएगा थर्ड टास्क पर, वो 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर स्विच कर जाएगा 4th टास्क पर। फॉर एग्जाम्पल जो 4th टास्क है वो सिर्फ 2 सेकंड का ही काम कराना था, तो उसका जो काम है वो कंप्लीट हो गया, तो वो बाहर चला जाएगा। एंड जो अब आपके पास 3 प्रोसेस बचे हैं या फिर 3 टास्क बचे हैं उनको एग्जीक्यूट कराना है, तो सेम चीज़ फर्स्ट टास्क पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा, और इस तरीके से जो है आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे राउंड रॉबिन जो आपकी एल्गोरिथम है वो यूज हो रही है टाइम शेयरिंग के अंदर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल चीज़ है, पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो कंसेप्ट है स्विच करने का, ये बीच में आपको बहुत यूज होने वाला है। टाइम स्लाइस, टाइम क्वांटम, ये वाला जो वर्ड है ये भी यूज होने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, तो उससे रिलेट करो आप इसको। द वर्कलोड इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक टुगेदर बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो उस तरीके से जो नेटवर्क की हम लोग बात करें कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होंगे और उनके पास जो काम है वो भी डिवाइड होगा। ठीक है। द वेरियस प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी। बहुत सारे जो प्रोसेसर होते हैं वो डू नॉट शेयर मेमोरी को शेयर नहीं करते। क्लॉक और पेरिफेरल डिवाइसेस, इंस्टेड ईच प्रोसेसर हैज इट्स ओन लोकल मेमोरी। मतलब अगर आपको बहुत सारे प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट कराना था बट वो अपनी जो मेमोरी है उसको शेयर नहीं करने देते, तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कंप्यूटर्स से काम करा सकते हो, बिकॉज हर एक कंप्यूटर के पास अपना सीपीयू होगा और उसके पास अपनी मेमोरी होगी। ठीक है, तो वो अपना अपना काम कर सकता है, डिवाइड कर दोगे आप काम को। ठीक है, तो ये उन मॉडल्स में यूज होता है। इसको आप मेंशन करने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, बट आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्लाइंट सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, तो इन मॉडल्स के अंदर ये वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ये यूज होता है। इसके एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज हर कोई अपना अपना काम कर रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। लोड शेयरिंग को ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी और कम्युनिकेशन जो है वो भी इसके अंदर अच्छी रहेगी क्योंकि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम जो है आपको जस्ट पता होना चाहिए क्या है, बट एज सच आपसे मेंशन नहीं किया जाएगा कि रियल टाइम सिस्टम पूछा है, बट आपको बताना है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, बट पता होना चाहिए आपको। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, मतलब रियलिटी के अंदर बात हो रही है। जैसे आपने कोई भी जॉब दी, अपना कोई काम करने के लिए दिया, कंप्लीट करने के लिए, तो ऑन दैट टाइम वो काम जो है हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपसे अभी क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर मुझे अभी मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मुझे 1 महीने बाद उसका आंसर कर रहे हो, तो उस तरीके से डिले नहीं होता है इसमें बिल्कुल भी। इसके अंदर बिल्कुल भी डिले नहीं आप कर सकते, लूज नहीं कर सकते जॉब को, इसका मतलब ये है। ठीक है, रियल टाइम के अंदर आपको इसका बिल्कुल आंसर करना है, रिस्पॉन्स करना है। अ रियल टाइम सिस्टम फंक्शन करेक्टली ओनली इफ इट रिटर्न द करेक्ट रिजल्ट विद इन इट्स टाइम कंस्ट्रेंट। अगर टाइम उसका 2 सेकेंड है तो 2 सेकेंड के अंदर उसको रिस्पॉन्स आना चाहिए, 2 सेकेंड के उसके अंदर जो है रिजल्ट जो है वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, इट इज अ सिस्टम दैट मस्ट रिएक्ट टू इनपुट एंड रिस्पॉन्ड टू देम क्विकली। बहुत क्विकली जो है इसमें रिस्पॉन्ड चाहिए होता है। ऑफन यूज टू अ सेंट्रल डिवाइस इन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन। बहुत अक्सर यूज किया जाता है डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए ही, जहां पर रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अदरवाइज जो हम सिस्टम करते हैं उसमें हमें वेट करना पड़ता है, बहुत सारे जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें वेट करना पड़ता है। तो ये उन सारी चीज़ों के लिए रियल टाइम सिस्टम नहीं बना है, ये उसके लिए बना है जहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्ड है वो क्विकली मिलना चाहिए। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्रेड्स का मतलब मैंने आपको बताया अभी। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स। अब थ्रेड्स किसके अंदर होते हैं, हमारे प्रोसेस के अंदर होते हैं, और एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं विद इन अ सिंगल प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं और एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट अगर कर रहा है तो वो मल्टीपल थ्रेड्स के अंदर उसका काम डिवाइडेड हो सकता है। ठीक है, अलाउइंग फॉर कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क विद इन दैट प्रोसेस। तो एक प्रोसेस के अंदर जब उसका टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टास्क के अंदर फर्दर जो आपका काम डिवाइडेड है वो थ्रेड्स के लिए साथ डिवाइडेड है, और जो थ्रेड्स हैं वो आपका काम करेंगे कंकरेंटली। अब जो प्रोसेस 1 है उसके पास फॉर एग्जांपल 4 थ्रेड्स हैं। जो थ्रेड 1 है वो अपना काम करेगा, बीच में कम्युनिकेशन चल सकती है चारों थ्रेड के बीच में, लेकिन काम वो अपना ही करेगा। सेकंड वाला जो थ्रेड है वो अपना काम करेगा इंडिपेंडेंटली, थर्ड वाला अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा, फोर्थ वाला अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा। एंड जो सबकी कम्युनिकेशन है वो हो सकती है बीच में, एंड जो ओवरऑल उनका काम कंप्लीशन होगा वो प्रोसेस को हैंड ओवर करेंगे, एंड जो प्रोसेस है वो अपना जो भी आगे उसके एग्जीक्यूशन वगैरह में उसकी हेल्प हो रही है वो सारे काम को आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसके एडवांटेज आते हैं। इनहैंस रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्स जो है आपको अच्छा मिलता है इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स के साथ आप काम करा रहे हो। अगर आप एक सिंगल प्रोसेस जो है वो सारा काम खुद करेगा तो वो थोड़ा डिले होगा उसके अंदर। ठीक है, लेकिन मल्टीपल थ्रेड्स जब उसमें काम कर रहे हैं थ्रेडिंग सिस्टम के अंदर, जो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ जाएगी। रिसोर्स एफिशिएंसी, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से एफिशिएंटली यूज किया जाएगा। ठीक है, उनको शेयर किया जाएगा, और जो मेरे थ्रेड्स हैं वो अपने शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो रिड्यूस करते हैं ओवरहेड को। सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग अलाउ फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन विद इन अ सिंगल एप्लीकेशन मेकिंग प्रोग्रामिंग ईजियर। अब एक जो प्रोसेस है अगर वो अकेला काम कर रहा होता तो उसको अपना काम सारा 1 बाय 1 करना पड़ता, पर अब जो प्रोसेस है वो सारा काम थ्रेड्स
से हो रहा है तो थ्रेड 1 जो थ्रेड है, सेकंड थ्रेड है, थर्ड थ्रेड है, फोर्थ थ्रेड है, वो सेम टाइम पे सारा काम चल रहा है, तो वो ईजी हो गया है, वो डिले नहीं हो रहा उसके अंदर का। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ ही जाएगी इसकी, मैनेजिंग इश्यूज लाइक सिंक्रोनाइजेशन का इशू आ सकता है, ये टॉपिक भी हम अभी पढ़ेंगे। डेडलॉक प्रिवेंशन हो सकती है इसके अंदर, किस तरीके से अपने डेडलॉक जो है उसको प्रिवेंट करना है अगर हो जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। डिबगिंग चैलेंजेस, डिबगिंग मल्टी थ्रेडिंग ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी डिफिकल्ट ड्यू टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक थ्रेड एग्जीक्यूशन। अगर आपको इसका जो है प्रॉपरली क्लियर नहीं होता तो आप जस्ट ये मेंशन कर दिए कॉम्प्लेक्सिटी, डिबगिंग चैलेंजेस एंड रिसोर्स टेंशंस, बिकॉज आपका जो है ऑलरेडी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो आप इसके में ये वाले जो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है उसको आप छोटा कर सकते हैं या फिर उसको आप छोड़ भी सकते हैं, तो आप की पॉइंट्स लिख दीजिए। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हुदा अकेडमी की तरफ से आप लोगों को अच्छी और सही गाइडेंस मिल रही है, आपको जो वीडियोस हैं वो मिल रही हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमारी जो वीडियो है उसको शेयर किया करें एंड लाइक और कमेंट्स करके बताया करें कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स जो हैं, और ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाकर ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और इसके बाद जो है टाइम टू टाइम आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है डेडलॉक वाला, CPU शेड्यूलिंग वाला, उसके न्यूमेरिकल्स, वो जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइज।